नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारे सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाई एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज से, और चैप्टर का नाम रहने वाला है मॉडल वर्ब। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और ये नया चैप्टर शुरू करना था तो मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि ये चैप्टर हम लोग वन शॉट रखने वाले हैं, यानी एक ही वीडियो में मॉडल वर्ब का पूरा पत्ता फिनिश कर देंगे। जो भी चीज़ें मॉडल वर्ब में पढ़नी है वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। और मेरे भाई ये जो टैगलाइन लिखी हुई है कि एग्ज़ाम में यहीं से पूछे जाते हैं, तो मेरे भाई बिल्कुल ठीक लिखी हुई है ये। आप ये मान के चलिए, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं आपके। तो आपको बढ़िया तरीके से उन चीज़ों को तैयार कर लेना है और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है ना। तो ये मॉडल वर्ब का हमारा वन शॉट लेक्चर रहेगा। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा वन शॉट वाली, क्योंकि जो आगे के चैप्टर बचे हुए हैं ना, वो सारे के सारे छोटे चैप्टर्स हैं, तो हम उनको ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने पहली चीज़ को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग मॉडल वर्ब चैप्टर का बेसिक देखेंगे कि मॉडल वर्ब क्या होती है। तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको वर्ब चैप्टर में एक बात बताई थी कि जो आपकी वर्ब होती हैं वो सेंटेंस में दो प्रकार से यूज़ की जाती हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेरे भाई मेन वर्ब। दो तरीके से यूज़ की जाती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनकी दो कैटेगरी बनती हैं। एक तो आपकी प्राइमरी वर्ब्स की और एक मॉडल वर्ब की। तो प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब में क्या डिफरेंस था? प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब में डिफरेंस ये था, जो आपकी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं वो आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेरे भाई मेन वर्ब दोनों का ही काम कर लेती थी। लेकिन जो आपकी मॉडल वर्ब होती हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेंगी। ये जब भी होंगी तो केवल केवल क्या हो सकती हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर अब आपको सारी चीज़ें लिखी हुई देखने को मिलेंगी कि जो आपकी मॉडल वर्ब होती है वो किसका काम करती है भाई? केवल केवल हेल्पिंग वर्ब का। अब सबसे पहला और बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखना है, जिससे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है, वो ये है कि कभी भी आप कोई भी मॉडल वर्ब यूज करेंगे तो इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इसके बाद आप देखेंगे हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, जैसे यहाँ पे मैंने ये मॉडल वर्ब लगाई तो इसके तुरंत बाद मुझे क्या लगाना होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, जो कि क्या होती है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई विल डिड माई वर्क। तो इस क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, तो आपको सीधे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बिल मॉडल वर्ब दे रखी है, और मैंने आपसे क्या कहा कि कभी भी कोई भी मॉडल वर्ब दे रखी होगी तो उसके तुरंत बाद जो हम वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब जो लगाएंगे, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, यानी बेस फॉर्म। बट यहाँ तो डिड लगा दिया, और आप जानते हैं डू और डिड और डन, तो ये जो आपकी डिड होती है ये तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो ये तो गलती हो गई भाई, तो यहाँ डिड नहीं आएगा, क्या आएगा? डू आएगा। तो ये चीज़ें आपको मेरे भाई समझ के चलनी है। इसी तरीके से आपका पहला पॉइंट खत्म होता है। मॉडल वर्ब के बारे में सबसे पहली बात, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। दूसरी बात, कभी भी मॉडल वर्ब अगर यूज होगी तो उसके तुरंत बाद जो आप मेन वर्ब लिखेंगे वो हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में होनी चाहिए, यानी फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो मेरे भाई, जो आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो आपकी कंप्लीट मॉडल वर्ब्स होती हैं और एक आपकी पार्शियल मॉडल वर्ब्स होती हैं। जो पार्शियल मॉडल वर्ब्स होती हैं इनमें हम लोग सेमी मॉडल्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो मेरे भाई ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, इनके अंदर हम लोग सेमी मॉडल्स को भी इंक्लूड करते हैं। अब ये क्या होती हैं सेमी मॉडल्स भाई? तो इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो मॉडल वर्ब जो मॉडल वर्ब का भी काम कर लेती हैं और कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर लेती हैं, तो उनको मेरे भाई सेमी मॉडल्स कहा जाता है। अब सेमी मॉडल्स या पार्शियल मॉडल की यही खासियत है। रीजन, क्योंकि वो डायरेक्ट मॉडल वर्ब नहीं होती, बस उनमें क्या होता है, चीज़ों को डराइव्ड करके उनको बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो एक नीड होती है, एक डेयर होती है। इन दोनों मॉडल वर्ब का ये किस्सा है कि ये आपकी मेन वर्ब के रूप में भी काम कर लेती हैं और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर लेती हैं। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही होंगी तब हम इनको क्या कहेंगे कि ये वहाँ पे क्या है? मॉडल वर्ब है,
ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली, मैं आगे सब समझाऊंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से आराम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग कंप्लीट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पार्शियल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, जो आपकी कंप्लीट मॉडल वर्ब्स होती हैं उनकी संख्या होती है 13, यानी देयर आर 13 कंप्लीट मॉडल वर्ब्स। 13 कंप्लीट मॉडल वर्ब होती हैं। जैसे आपका कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, बिल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, आउट, डेयर, यूज टू। तो ये ओवरऑल आपकी कितनी होती है कंप्लीट मॉडल वर्ब? 13 होती हैं। लोग कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इनको ये समझ लेते हैं कि ये यूज टू है ना, तो ये टू अलग हो जाता है। नहीं दोस्त, याद रखना, ये यूज्ड टू अपने आप में कंप्लीट मॉडल वर्ब है। सेम ये आउट टू अपने आप में कंप्लीट मॉडल वर्ब है। इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि आउट लिख दिया और आपने टू लिखा ही नहीं। ये कंप्लीट मॉडल वर्ब है, ये ऐसी ही होती हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है, मैंने पीछे पॉइंट बताया था कि कभी भी कोई भी मॉडल वर्ब यूज होगी तो उसके बाद आप कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे? तो आप कहेंगे भैया जी इनके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो अब शुरू करते हैं, पहले कंप्लीट मॉडल्स को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम लोग पार्शियल मॉडल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मॉडल वर्ब मे का यूज। देखो मे जो होती है ये दो चीजों के लिए यूज होती है, एक तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए और एक परमिशन बताने के लिए। अब परमिशन को लेना देना ये दोनों ही सेंस में यूज हो जाती है। अब ऐसा नहीं परमिशन के लिए और मॉडल वर्ब हम यूज नहीं कर सकते, और भी मॉडल वर्ब यूज होती हैं, बट आपको पहले मे के बारे में पढ़ना है, फिर हम धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जो आप मे मॉडल वर्ब होती है ये पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए और परमिशन दिखाने के लिए यूज होती है। लाइक जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं, कह रहा है द वेदर मे बी बेटर टुमारो, यानी मौसम जो है वो कल अच्छा हो सकता है। तो आप मुझे बताओ इस वाले एग्जाम्पल में मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो आप कहेंगे भैया जी आप यहां पे पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी की। सेम अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें मैंने लिखा है मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। ये तो वही वाला सेंटेंस है ना जो आप स्कूल में यूज किया करते थे टीचर्स के सामने, कि मैम जी पानी पी आए, तो आप क्या बोलते थे उनको? मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो वहां पर जो आप ये मे मॉडल वर्ब यूज करते थे ये मेरे भाई परमिशन लेने के लिए होती थी। तो आपका जो मैंने यहाँ पहला एग्जाम्पल लिया है ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, और दूसरा वाला जो एग्जाम्पल लिया है ये परमिशन की बात कर रहा है। बट आप दोनों में ही अगर नोटिस करोगे तो मैंने मॉडल वर्ब सेम यूज की है मे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? आ जाओ नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल यूज में माइट की। देखो सबसे पहली और बेसिक बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो आपका माइट होता है ये मे का पास्ट होता है। समझ पा रहे हो या नहीं? अब इसका यूज सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो मैं अगर आपको बताऊं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखने को मिलेगा। यानी अब जो ये वाला पॉइंट मैंने लिख रखा है ना कि जो माइट होता है वो मे का पास्ट होता है, इसका सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होगा। तो मेरे भाई वहां आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से रखना, ठीक है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे तो बातें जो होती हैं वो इनडायरेक्टली पास्ट में चली जाती हैं। तो अगर मान लो डायरेक्ट में आपको मे मॉडल वर्ब लगा के दी तो इनडायरेक्ट में हम उसको किस में कर देंगे? माइट में कर देंगे, क्योंकि मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। सिंपल सी बात है भाई, ध्यान रख लेना इसको। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है। देखो यार पॉसिबिलिटी जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो किसी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, और एक होता है कि किसी काम के पॉसिबिलिटी होने की बहुत कम हो जाए, उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो दो प्रकार की पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो मेरे भाई बहुत कम होंगी या बहुत ज़्यादा होंगी। तो याद रखना जब किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी जो हो वो बहुत कम हो तो वहां आप मॉडल वर्ब माइट का यूज करेंगे,
ठीक है। और जहां जिस चीज के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो तो वहां आप किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, इस चीज को ध्यान रखना। जब भी बात पॉसिबिलिटी के केस में हो रही होगी तो वहां दो प्रकार की पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो किसी काम के होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी या लेस पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर किसी काम के होने की कम पॉसिबिलिटी है तो वहां आप माइट मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, और अगर किसी काम के होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो वहां आप मे मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। कैसे, चलिए दिखाते हैं। ये दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, आप दोनों में देखकर मुझे बताओ कि क्या मैंने मॉडल वर्ब ठीक लगा रखी है। तो क्वेश्चन पढ़िए पहले वाला, कह रहे द स्ट्रीट इज वेट दैट इट माइट हैव रेन्ड। अब आप मुझे बताओ क्या ये ठीक है या गलत है। तो आप सबसे पहले इसमें नोटिस करेंगे कि भाई वो कह रहा है कि जो गली है वो भींगी हुई है। वेट का मतलब होता है गीला होना, यानी भींगी हुई है। तो आप मुझे बताओ, अगर सड़क जो है, स्ट्रीट जो है, अगर वो भींगी हुई है तो बारिश हुई होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होगी या ज्यादा होगी। इसका मतलब जाहिर सी बात है, जब स्ट्रीट गीली है तो बारिश जो हुई होगी उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना कि बारिश हुई होगी। भाई ऐसे तो अपने आप तो गीली हो नहीं जाएगी पूरी की पूरी स्ट्रीट। इसका मतलब यहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो मेरे भाई उसको दिखाने के लिए हमें जो यहां मॉडल वर्ब लगानी होगी वो माइट नहीं मे लगानी होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर लेस पॉसिबिलिटी होती तब ठीक था माइट, तो यहां माइट नहीं आएगा, मे आएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है द वेदर इज सनी, इट मे रेन टुडे। भाई मौसम जो है वो एक तरीके से धूप वगैरह निकली हुई है, तो मौसम इस तरीके का है कि धूप हो रही है। तो आप मुझे बताओ आज बारिश होने के चांसेस कैसे हैं। भाई अगर धूप निकली हुई है तो बारिश होने के चांसेस कैसे होंगे, आप मुझे बताओ। तो आप कहेंगे भैया जी बहुत कम चांसेस होंगे, और कम चांसेस होंगे तो मैंने कहा था वहां आप कौन सी मॉडल वर्ब लगाएंगे। तो आप कहेंगे भैया जी लेस पॉसिबिलिटी के लिए जो मॉडल वर्ब आएगी वो माइट आएगी। तो सिंपल सा क्या पॉइंट ध्यान रखना है, जब कम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे होंगे, किसी चीज के होने के चांसेस कम हो तो वहां माइट मॉडल वर्ब आएगी, और किसी चीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो तो वहां मे मॉडल वर्ब आएगी। लेकिन यहीं पर मैं एक पॉइंट को और ऐड ऑन करना चाहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा मेरे भाई। वो पॉइंट ये है कि आप ना पॉसिबिलिटी के सेंस में मे और माइट को तो समझ गए, मे हो गया और माइट हो गया, इसको तो आप समझ गए। एक मॉडल वर्ब और आती है जो कि पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज हो जाती है, उसका नाम है मस्ट। तो आप ये क्रम यूज रखिए, ध्यान में रखिए। कभी भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाने की बात होगी तो आप ये मान के चलिए मस्ट जब भी पॉसिबिलिटी को दिखाएगा तो उस काम के होने के चांसेस 90% होंगे, ठीक है ना। मे जब भी पॉसिबिलिटी को दिखाएगा तो उस काम के होने के परसेंट 60% चांसेस होंगे, और जब भी माइट पॉसिबिलिटी को दिखाएगा तो इस काम के होने के चांसेस जस्ट 40% होंगे, ओनली 40%। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर रखना है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है और आपको मे और माइट में से चुनने को दे, मस्ट और माइट में से चुनने को दे तो अब आप मस्ट चुनना, और मे और माइट में से अगर चुनने को दे तो मे चुनना। मोस्ट ऑफ द केस में जो चुनाव होता है वो इन दोनों में से करवाता है, मोस्ट ऑफ द केस में। लेकिन मेरा काम आपको बताने का है तो इसीलिए मैंने बता दिया कि मस्ट भी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ आगे। अब हम बात करते हैं परमिशन के केस में। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो आपकी ये मे मॉडल वर्ब होती है ये परमिशन दिखाने के लिए भी यूज हो जाती है। अब देखो परमिशन के लिए क्या होगा, परमिशन लेने के लिए, देने के लिए, या फिर मना करने के लिए, तीनों ही केस के लिए हम लोग मे मॉडल वर्ब का यूज कर लेते हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, जो आपकी मे मॉडल वर्ब होती है, ध्यान रखना परमिशन के केस में क्या होता है कि जो मे मॉडल वर्ब होती है ये आपकी परमिशन के सेंस में फॉर्मल वे में आएगी। यानी जब आप फॉर्मल वे में किसी से परमिशन मांग रहे होंगे या किसी को दे रहे होंगे या मना कर रहे होंगे तो उस केस में आप लोग मे मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। अब आप मानो होता यह है कि जब परमिशन को ग्रांट किया जाता है तो फॉर्मल वे में ही अगर कोई कलीग उसको ग्रांट कर रहा है, लाइक जैसे आप ऑफिस में हैं अपने और आपने कहा मे आई लीव नाउ, और वो आपका कलीग है,
तो कहता हाँ यार ठीक है तुम जाओ, तो वो आपकी परमिशन को ग्रांट करने के लिए बोलेगा यस यू मे, क्योंकि आपने परमिशन जो मांगी है, आस्क की है जो परमिशन, वो मे से की है। तो वो व्यक्ति जो आपकी परमिशन ग्रांट करेगा वो भी किससे करेगा, मे से ही करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपका सीनियर है, लाइक आपके बॉस वगैरह हैं, और आपने उनसे कहा मे आई लीव नाउ सर, क्या मैं अभी जा सकता हूं, तो वो आपकी जो परमिशन ग्रांट करेंगे वो कैन मॉडल वर्ब से करेंगे, तब ज्यादा बेटर इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन अगर मे से भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, बस आपको जानकारी के लिए ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो फॉर्मल वे में परमिशन लेना, देना या फिर मना करना, इन तीनों सेंस में ही हम लोग मे मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, हमने मे और माइट मॉडल वर्ब को देख लिया बढ़िया तरीके से। अब हम लोग देखेंगे कैन और कुड को। तो देखो कैन और कुड जो मॉडल वर्ब होती हैं, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि ये जो कुड मॉडल वर्ब होती है ये कैन का पास्ट होती है। अब इसके दो जगह पे देखने को मिलेगा, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको इसका यूज देखने को मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका यूज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। एक तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको यूज देखने को मिलेगा, और दूसरी चीज आपको नॉर्मली भी देखने को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो मैं यहां बता रहा हूं। देखो होता यह है, जो आपकी कैन मॉडल वर्ब होती है ये प्रेजेंट दिखाती है, ठीक है, और जो आपकी कुड मॉडल वर्ब होती है ये पास्ट दिखाती है। लेकिन दोनों ही काम सेम करती हैं, दोनों का ही काम या तो एबिलिटी बताने का होगा या कैपेसिटी बताने का होगा। तो आप याद रखना, जब भी मेरे भाई आप प्रेजेंट में किसी पर्सन की एबिलिटी या फिर कैपेसिटी की बात कर रहे होंगे, या किसी चीज की एबिलिटी या कैपेसिटी की बात कर रहे होंगे प्रेजेंट में, तो वहां आप कैन मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। क्या कहा मैंने, जब भी आप किसी पर्सन की एबिलिटी या फिर कैपेसिटी की बात कर रहे होंगे प्रेजेंट में, तो वहां आप कैन मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो पास्ट में, एबिलिटी या कैपेसिटी की बात पास्ट में कर रहे हो, तो वहां आपको कुड मॉडल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू इनको इंप्लीमेंट करते हैं। आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, और इन चारों एग्जाम्पल में मैंने एबिलिटी और कैपेसिटी को लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए क्या आप इनको समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, पहला कह रहा है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो भाई क्या ये मेरी एक एबिलिटी नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ, मैंने यहां कैन मॉडल वर्ब लगाई हुई है। अगर मैंने कैन मॉडल वर्ब लगाई हुई है तो मैं तुरंत समझ गया कि ये जो मैं एबिलिटी बता रहा हूं ये मेरी प्रेजेंट की एबिलिटी है, क्योंकि मैंने कैन मॉडल वर्ब लगाई। तो यहां पर आई कैन स्पीक इंग्लिश जो है वो मेरी एबिलिटी तो बता रहा है, लेकिन प्रेजेंट की एबिलिटी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहां पे कह रहा है दिस रूम कैन एकोमोडेट अ लॉट ऑफ लगेज। तो ये रूम जो है इसके अंदर बहुत सारा सामान रखा जा सकता है। तो भाई क्या ये रूम की कैपेसिटी बताने की बात हो रही है, तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल। लेकिन आप नोटिस करो, आपने कैन मॉडल वर्ब लगाई, तो कैन मॉडल वर्ब कैपेसिटी और एबिलिटी बताने के लिए तो आती है, लेकिन साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं यहां कैन मॉडल वर्ब है जो कि बता रही है कि ये जो कैपेसिटी है इस रूम की अभी प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में कैपेसिटी बता रहे हैं क्योंकि कैन मॉडल वर्ब लगी हुई है। अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कह रहा है आई कुड स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, यानी मैं तैर सकता था जब मैं एक बच्चा था। तो भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, तो आप कहेंगे भैया जी सिंपल है, इस क्वेश्चन पे एबिलिटी बताई जा रही है कि भाई मैं तैर सकता था जब मैं एक बच्चा था। तो तैर सकते थे, लेकिन आप नोटिस करो यहां अब कुड मॉडल वर्ब लगाई हुई है, और मैंने आपसे कहा था कि कुड मॉडल वर्ब अगर लगाई तो वो एबिलिटी बताने के लिए तो आ जाएगी, लेकिन अब ये जो एबिलिटी बताई जा रही है वो एक पास्ट की एबिलिटी है। प्रेजेंट की एबिलिटी बताने की बात होगी कैन मॉडल वर्ब यूज करोगे, पास्ट की एबिलिटी बताने की बात होगी कुड मॉडल वर्ब यूज करोगे। सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा है यू कैन नॉट ईट एनी मोर, तुम अब और नहीं खा सकते, यू कैन नॉट ईट एनी मोर।
तो मेरे भाई अब यहां पर भी कैपेसिटी की ही बात हो रही है, लेकिन आप नोटिस करो यहां कुड मॉडल वर्ब दे रखी है जो ये बता रही है कि ये जो कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं ना आपकी, ये मेरे भाई अभी की बात नहीं हो रही है। कुड मॉडल वर्ब कह रही है कि भाई बात पास्ट की है। सिंपल है ना। तो आई होप कि अब आपके दिमाग में ये कैन और कुड वाला फंडा क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए आते हैं, लेकिन दोनों में बस छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर हमें प्रेजेंट में कैपेसिटी एबिलिटी बतानी है तो कैन मॉडल वर्ब लगा देंगे, और अगर पास्ट में बतानी है तो फिर कुड मॉडल वर्ब लगा देंगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट यूज है आपका कैन मॉडल वर्ब का, ये नेक्स्ट यूज है। और इस यूज के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो कैन मॉडल वर्ब होती है ये परमिशन लेने और देने के लिए भी आती है। अब आप कहेंगे भैया जी आपने पीछे बताया था कि परमिशन के सेंस में तो हम लोग मे मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, तो ये कैन कैसे होगी? अब डिफरेंस समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डिफरेंस को अपने दिमाग में बिठा लेना। परमिशन दो सेंस में होती है। जो परमिशन होती है ये दो सेंस में होती है, एक तो फॉर्मल वे में और एक इनफॉर्मल वे में। अब कई बार बच्चा बेचारा यही परेशान होता रहता है कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है, तो आज आपकी ये प्रॉब्लम भी मिटा देते हैं। देखो भाई, परमिशन मैंने जैसा कि कहा कि दो केस में होती है, एक तो आपकी फॉर्मल वे में और एक इनफॉर्मल वे में। याद रखना फॉर्मल वे जो होता है ये रिलेटेड टू ऑफिस होता है, लाइक जैसे स्कूल हो गया या कोई आपकी कंपनी वगैरह हो गई या कोई लाइक वैसे कोई ऑफिस हो गया, तो ऑफिस वर्क से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो फॉर्मल में आती हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या कहीं पे कोई भी संस्था वगैरह है, सारी चीज़ें, ठीक है। और इनफॉर्मल का मतलब होता है लाइक जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए या आपके रिलेटिव्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो इनफॉर्मल वे में हो जाती हैं, ठीक है भाई। तो अब आप समझो जब आपको फॉर्मल वे में परमिशन लेनी हो, ध्यान से मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब आपको फॉर्मल वे में परमिशन लेनी हो तब आप जो मॉडल वर्ब का यूज करेंगे वो मे होगी, लेकिन जब आपको इनफॉर्मल वे में परमिशन लेनी हो तब आप जिस मॉडल वर्ब का यूज करेंगे वो कैन होगी। समझ पा रहे हो ना? परमिशन का खेल समझ में आ गया। दो तरीके की परमिशन होती है, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जो आपकी ऑफिस वगैरह वाली जगह पे चलती है, तो वहां आपको परमिशन लेने देने के लिए किसका यूज करना होगा? मे मॉडल वर्ब का। लेकिन अगर हम बात करें इनफॉर्मल वे में, जब परमिशन की बात होती है जो कि फ्रेंड्स के बीच में या आपकी फैमिली वगैरह के बीच में या रिलेटिव्स वगैरह के बीच में जब बात होती है, तो उस केस में आप इनफॉर्मल वे में परमिशन लेंगे और वहां आप लोग कैन मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है भाई। सिंपल है ना? बहुत बढ़िया। तो इस चीज को भाई बिल्कुल नोट करके रख लेना दिमाग में अपने। बाकी हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है कैन आई यूज योर फोन। तो यहां पर आप मुझे बताओ, यहां पर मैंने ये जो कैन मॉडल वर्ब यूज की है, क्या ये एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखा रही है? तो आप कहेंगे नहीं, यहां पर ये जो कैन मॉडल वर्ब है ये बता रही है किसे? परमिशन को, ठीक है। ये किसे बता रही है मेरे भाई? परमिशन को बता रही है। लेकिन आप मुझे ये बात बताओ, मैं यहां परमिशन ले रहा हूं या मुझे यहां परमिशन मिल रही है? ये बताओ, दे रहा हूं या मुझे यहां परमिशन मिल रही है? तो आप कहेंगे भैया जी यहां आप परमिशन सीक कर रहे हैं, यानी परमिशन को मांग रहे हैं। और सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है उसमें कह रहा है यस यू कैन यूज माई फोन, हाँ तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो। तो मेरे भाई सेकंड वाले में जो हमने कैन मॉडल वर्ब लगाई है ये परमिशन की ही बात कर रही है, लेकिन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो याद रखना। इसीलिए मैंने ऊपर पूरी बात लिखी हुई है कि जो आपका कैन मॉडल वर्ब होता है ये परमिशन देने और परमिशन लेने दोनों के सेंस में यूज होता है। तो यहां पर ये परमिशन लेने की बात हो रही है और दूसरे वाले एग्जाम्पल में परमिशन देने की बात हो रही है, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये कैन का अगला यूज है और कैन का अगला यूज होता है जनरल, कोई ट्रुथ वगैरह है या कोई ऑफर वगैरह कोई कर रहा है चीजों को, तो उनके सेंस में भी हम लोग कैन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। तो कैन मॉडल वर्ब का जो अगला यूज निकल के आया वो दो यूज निकल के आए कि ये जनरल ट्रुथ बताने के लिए भी हमारा यूज हो जाता है और कोई चीज ऑफर वगैरह अगर करनी होती है किसी को तो उस सेंस में भी ये यूज हो जाता है। तो मैंने इस वाले यूज के अंदर ना एक साथ दो यूजेस को कंबाइन कर दिया है। उसके एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखे हुए हैं। जैसे कह रहा है
एग्जाम्पल पढ़ो, कह रहा है फायर कैन बर्न एवरीथिंग, आग सब कुछ जला सकती है, कुछ भी हो प्रत्येक चीज को जला सकती है। लेकिन आप मुझे बताओ क्या ऐसा हमेशा संभव है कि आग सब कुछ को जला दे? तो आप कहेंगे नहीं चीज सर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आग नहीं जला पाती। तो इसी वजह से मेरे भाई ये एक जनरल ट्रुथ है, ये एक जनरल ट्रुथ है मेरे भाई। अब आपके माइंड में आएगा कि भैया जी ये जनरल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या डिफरेंस है? क्योंकि दो प्रकार का ट्रुथ होता है, हम ये बात जानते हैं, एक तो जनरल ट्रुथ होता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जनरल ट्रुथ का मतलब होता है ऐसी चीजें जो यूजुअली तो सच होती हैं लेकिन हमेशा सच होने की कोई उनकी वो नहीं है, हमेशा सच होगी ये बात नहीं। जैसे अब मैंने ये वाला एग्जांपल लिखा, अगर मैं इसको कहूं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आग जो होती है वो प्रत्येक चीज को जला सकती है, हम इसको नॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सभी चीजों को जला दे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आग नहीं जला सकती। तो इसीलिए मेरे भाई इसको हम लोग जर्नल ट्रुथ में कंसीडर करेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है ऐसी चीज जो होती ही होती है और वो हमेशा होगी, हर जगह होगी, तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्लियर ना? बहुत बढ़िया। तो ये जर्नल ट्रुथ और आपका यूनिवर्सल ट्रुथ में डिफरेंस क्लियर रखना मेरे भाई, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कह रहा है कैन आई हेल्प यू। तो आप नोटिस करोगे तो यहां पे पता चलेगा ये कैन जो है यहां ना तो ये परमिशन मांग रहा है, ना कैपेसिटी बता रहा है, ना किसी की एबिलिटी बता रहा है। ये जो यहां पर काम कर रहा है वो एक मेरे भाई ऑफर करने के सेंस में यूज कर रहा है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आपने कई बार लोगों को सुना होगा कहते हुए कैन आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो मेरे भाई यहां पर अपनी मदद देने की बात हो रही है, यानी कि यू आर ऑफरिंग समथिंग, यहां आप कोई चीज ऑफर कर रहे हैं किसी को। ऐसे ही देखिए यहां पर भी ऐसा ही सेंस है, कह रहा है कैन वी डू एनीथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? तो यहां पर भी ऑफर करने की बात हो रही है। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो कैन मॉडल वर्ब है वो कुछ ऑफर करने के सेंस में यूज हो रही है। तो मैंने आपको कितने यूज बताए कैन मॉडल वर्ब के, क्योंकि इसके बाद मॉडल वर्ब चेंज हो जाएगी। तो आपको मैंने सबसे पहला यूज बताया, जो कैन मॉडल वर्ब होती है वो आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए आती है, पहली मॉडल वर्ब, ठीक है, एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए आती है। फिर मैंने आपको दूसरा यूज बताया कि ये परमिशन के सेंस में भी आती है, और फिर मैंने आपको तीसरा जो इसका यूज बताया जिसके अंदर हमने दो यूज कंबाइन किए कि ये जर्नल ट्रुथ और ऑफर करने के सेंस में यूज आती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दो मॉडल वर्ब मैंने एक साथ फिर से ले ली हैं, बिल और सेल, जिनको हम लोग यूजुअली फ्यूचर टेंस के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन ये दोनों मॉडल वर्ब्स होती हैं जो कि किन एक्शन को दिखाने के लिए आती हैं, जो फ्यूचर में होते हैं। तो याद रखना जो आपकी बिल और सेल होती हैं ये दोनों की दोनों मॉडल वर्ब्स होती हैं, और दोनों की ही खासियत ये होती है कि ये आपके फ्यूचर के एक्शन को डिनोट करने के लिए आती हैं, दिखाने के लिए आती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक वाला पॉइंट ये है इनके बारे में कि भाई आपने बचपन में पढ़ा होगा ये चीज़ें कि जो आई और बी होता है इनके साथ हम लोग सेल मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, और बाकी जो अदर्स आपके बच गए, चाहे वो यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी का कोई नाउन वगैरह हो गया, तो उन सभी के साथ में हम लोग बिल का यूज़ करते हैं। बेसिक सा पॉइंट है। लेकिन आपको मॉडल वर्ब के अंदर एक चीज समझने को मिलेगी कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां आप आई और बी के साथ बिल मॉडल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। याद हो ना, आपने देखा होगा आई विल गो टू स्कूल, बट आई के साथ तो सेल आता है, लेकिन हमने बिल क्यों लगा दिया वहां पे? तो वो आपको अब देखने को मिलेगा। तो याद रखना, मैंने कहा कि कुछ केसेस होते हैं जहां हम आई और बी के साथ, वैसे नॉर्मल केस में तो सेल यूज होना चाहिए, बट हम लोग वहां पे बिल मॉडल वर्ब का यूज कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात हो रही हो, प्रॉमिस वगैरह की बात हो रही हो, वार्निंग दी जा रही हो, थ्रेट किसी खतरे वगैरह के बारे में बताया जा रहा हो, इच्छा की बात की जा रही हो, डिजायर वगैरह की बात की जा रही हो, या किसी चीज की निश्चितता को बताया जा रहा हो कि ये काम निश्चित ही होगा। तो इन सबको बताने के लिए हम लोग आई और बी के सेंस में बिल मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, और ये अपने आप में बिल्कुल ठीक होता है। रीजन, क्योंकि ये नॉर्मल सेंस से अलग हो जाती हैं बातें।
ये नॉर्मल सेंस से कैसी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। भाई नॉर्मली अगर बात कर रहे हो, जैसे मैंने बोला आई शैल गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल जाऊंगा, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर मैंने बोला आई विल गो टू द स्कूल, तो यहां पर हो गया कि मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, और ये स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन वाली बात हो जाएगी। सिंपल सी बात है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसा ऐसे होता है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल पढ़िए। कह रहा है इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। मतलब यहां पर बात ये लिखी हुई है, बहुत सारी समस्याओं के बावजूद वी विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर लेंगे। तो एक कोई समस्या आपके सामने है, उसको ओवरकम करते करते आप नोटिस कर रहे हैं कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि भाई हम जो हैं इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर लेंगे, यानी निकल जाएंगे। तो भाई ये आपका दृढ़ निश्चय है, यानी यहां डेटर्मिनेशन की बात हो रही है। और मैंने कहा था जब भी डेटर्मिनेशन वगैरह की बात होगी तो आई बी के साथ नॉर्मली सेल आता है, बट वहां आप सेल नहीं लगाएंगे, आपको विल लगाना होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। सेम नेक्स्ट देखो, वैसे आई शैल किल यू होना चाहिए था, लेकिन यहां पर वार्निंग की बात हो रही है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आई विल किल यू बोलेंगे, आई शैल किल यू नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहां वार्निंग की बात हो रही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, कह रहा है आई विल डू माई बेस्ट। देखो अगर किसी ने बोला आई शैल डू माई बेस्ट, तो तुरंत समझ जाना कि वो करेगा नहीं बेस्ट, बस केवल ऊपर से बोल रहा है कि मैं अच्छा करूंगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने बोला आई विल डू माई बेस्ट, तो ये उसका एक स्ट्रांग डेटर्मिनेशन हो जाएगा, और कई बार ये प्रॉमिस के रूप में भी यूज होता है। लाइक जैसे चलिए भाई देखते हैं। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा कि भाई देखो, आप ना जैसे मान लो आप ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है आई विल डू माई बेस्ट, इसका मतलब होता है कि किसी से आपने प्रॉमिस किया है, और ये स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन के सेंस में भी आ सकता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा। तो ये स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन के सेंस में भी यूज हो सकता है और प्रॉमिस के सेंस में भी यूज हो सकता है। प्रॉमिस के सेंस में कैसे यूज होगा, लाइक जैसे आप कोई एग्जाम वगैरह देने के लिए गए और अपने भाई को अपने साथ लेके गए, तो आपका भाई आपको गुड लक विश करेगा, तो आप अपने भाई से तुरंत प्रॉमिस करेंगे कि मेरे भाई इस बार मैं बहुत अच्छा करूंगा एग्जाम में। तो वो प्रॉमिस करने के लिए आप यही बोलेंगे आई प्रॉमिस यू माई ब्रदर आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो वो देने के लिए आपको प्रॉमिस का सेंस यहां पे लेना पड़ेगा। ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट देखो, कह रहे आई विल डू दिस वर्क डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली डू दिस वर्क नाउ, यानी मैं इस काम को बिल्कुल अभी करूंगा। डेफिनेटली का मतलब होता है बिल्कुल किसी काम को करना, वो उस सेंस में ये वर्ड आता है। चलिए भाई, तो आई विल डेफिनेटली डू दिस वर्क नाउ का मतलब होता है कि आप किसी काम को निश्चित ही करने के लिए बोल रहे हैं। और मैंने कहा था जब भी सर्टेनिटी के केस की बात हो रही होगी, जब आप किसी काम को निश्चित ही करने की बात कर रहे होंगे या किसी बात कर रहे होंगे जो कि आप निश्चित ही करेंगे, तो मेरे भाई वहां आप लोगों को आई के साथ सेल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल नॉर्मली केसेस में आता है, आपको बिल मॉडल वर्ब लगानी पड़ेगी। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि चारों ही एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने बी या फिर आई का यूज किया है सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन मॉडल वर्ब कहीं पर भी हमने सेल नहीं लगाई, जो कि हमने पढ़ा था कि नॉर्मली केसेस में आई और बी के साथ सेल आता है, बट हमने यहां पर नहीं लगाया। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर सभी जगह पे स्पेशल केसेस बन रहे हैं। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में डेटर्मिनेशन की बात हो रही है, दूसरे वाले में वार्निंग की बात हो रही है, तीसरे वाले में प्रॉमिस की बात हो रही है, और चौथे वाले में सर्टेनिटी की बात हो रही है। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहां पे आई और वी होते हुए भी सेल का यूज ना करके विल मॉडल वर्ब का यूज किया है, और आपको भी ये चीजें देखने को मिलेंगी। मैंने आपसे कहा भी था ये बात कि आप इस चीज को मॉडल वर्ब चैप्टर में अच्छी तरीके से जानेंगे, लेकिन इस पे कभी भी कंट्रोवर्सी मत करना कि भाई आई के साथ कब विल आएगा कब सेल आएगा। ये आपका डाउट जो क्लियर होता है वो मॉडल वर्ब चैप्टर में ही होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ केसेस देखेंगे जो कि सेल के साथ में भी ऐसा ही होता है। जैसे हमने अभी क्या नोटिस किया कि आई और बी के साथ नॉर्मल केसेस में सेल आ रहा था, और कुछ डिफरेंट केसेस बने जिनके अंदर हमने
इनके साथ सेल ना लगा के बिल का यूज किया। सेम ऐसा ही केस सेल के साथ भी होता है। जैसे नॉर्मली आप क्या जानते हो कि जो सेल होता है वो आपका अदर सभी के साथ में भी आ सकता है। वैसे जो सेल होता है वो किसके साथ आता है नॉर्मली? आई और बी के साथ। नॉर्मली जो आपका सेल होता है वो आई और बी के साथ आता है। लेकिन आपको याद रखना है कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां हम लोग जो अदर चीजें होती हैं लाइक जैसे यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया या कोई नाउन हो गया, इनके साथ में भी हम लोग सेल मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। लेकिन वो केस कौन से होंगे? सेम मेरे भाई जो हम पीछे केसेस पढ़ के आ रहे हैं वही केसेस यहां पर भी आ जाएंगे। जैसे प्रॉमिस की बात हो रही होगी, कोई थ्रेट वगैरह, वार्निंग वगैरह की बात हो रही होगी, डेटर्मिनेशन की बात हो रही होगी या कोई कमांड वगैरह करने की बात हो रही होगी, तो उनको दिखाने के लिए हम लोग शेल यूज कर सकते हैं जो अदर हमारे प्रोनाउन वगैरह होते हैं उनके साथ, लाइक यू और आपका ही हो गया, सी हो गया, इन सभी के साथ में। ठीक है ना? तो चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। कह रहा है यू हैव डन अ बिग मिस्टेक, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यू शैल बी फायर्ड, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो आप मुझे बताओ यहां पर मैंने यू यूज किया है, तो भाई आप तो जानते हो कि जो आपका यू हो गया या कोई अदर कोई और प्रोनाउन होता है आई और बी के अलावा, तो उनके साथ नॉर्मली केसेस में हम लोग बिल मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। बट यहां तो हमने सेल लगा रखा है। बट आपको मैं बता दूं यहां पर सेल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां एक खतरे की बात की जा रही है, थ्रेट की बात की जा रही है। और थ्रेट पता है कैसे हुआ ये? क्योंकि भाई तुमने एक बड़ी मिस्टेक की है, एक बड़ी गलती की है, इसीलिए तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तो उसकी जॉब चली जाएगी, ये उसके लिए खतरे के समान है। तो जब खतरे की बात हो रही है तो हमने यू होते हुए भी यहां बिल मॉडल वर्ब का यूज ना करके सेल मॉडल वर्ब को प्रायोरिटी पे रखा, और ये एकदम बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्पेशल केस है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है यू शैल कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउटसाइड, यानी बाहर जाने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना होगा। अब ऐसा काम कौन करता है? मम्मी जी। कभी भी देखना छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब भी बाहर खेलने के लिए जा रहे होंगे तो उनकी मम्मी जी उनको तुरंत एक कमांड देती हैं, एक ऑर्डर देती हैं कि अपना होमवर्क करने से पहले बाहर गया ना तू 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 सोच लेना आज, ऐसे करके बोलती है ना मम्मी जी। तो मेरे भाई वो एक कमांड होती है उनके लिए। तो आप नोटिस करो यहां पर जो सेकंड एग्जांपल है यहां कमांड की बात हो रही है, और कमांड करने के सेंस में मैंने कहा था यू वगैरह हो या कोई भी और हो वर्ड आपका आई और बी के अलावा, तो तुरंत समझ जाना कि वहां पे हमको सेल मॉडल वर्ब लगा देंगे, बिल नहीं लगाएंगे। एग्जामिनर बिल लगा के देगा तो भाई बात गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर हमने अदर के साथ में आई और बी के अलावा अदर के साथ में अगर हमने बिल लगा दिया तो भाई वो तो नॉर्मल केस होता है, बट हम तो स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, कमांड की बात कर रहे हैं यहां पे। तो इसी वजह से यहां जो मॉडल वर्ब आएगी वो सेल आएगी। सेल लगा रखी है, एकदम कम बढ़िया है, एकदम ठीक है। तो यू शैल कंप्लीट योर होमवर्क, यू विल कंप्लीट योर होमवर्क नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आप लोगों के लिए वो कॉन्सेप्ट रखा हुआ है जो कि अपने आप में एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की खास बात यह है जब भी एसएससी इससे क्वेश्चन पूछती है तो बच्चा फंस जाता है। रीजन? क्योंकि भाई ये चीज आपको याद रखने वाली चीज है, इसको याद रखना होगा आपको। ये कभी भी जो आपको मैंने फ्रेजेस दे रखी हैं ये कभी भी अगर यूज होंगी तो आपको ध्यान रखना है इनके साथ साथ हमेशा, कभी भी ये फ्रेजेस अगर यूज हो रही होंगी तो इनके साथ हमेशा आपको शेल मॉडल वर्ब का यूज करना है। एग्जामिनर बिल लगा के देगा, एग्जामिनर और चीजें लगा के देगा, वो सब गलत हो जाएंगी। केवल केवल जो मॉडल वर्ब आएगी वो कौन आएगी? सेल। समझ में आ गई बात? तो अब आप इनको देख लो कौन कौन सी हैं। बी फोर्स्ड है, बी एबल अनेबल है, बी ग्रेटफुल है, बी ऑब्लिजाइड है, बी फोर्स्ड है, और आपका ये डबल डबल हो गई, सॉरी इसको देख लेना एक बार, और यहां पे बी एट अ लॉस है। तो ये जितनी भी यहां पे फ्रेजेस लिख रखी हैं इन सभी फ्रेजेस की खास बात ये होती है कि इनसे पहले जो आप मॉडल वर्ब यूज करेंगे वो एग्जामिनर बिल और सेल में से चुनाव करने के लिए आपको देगा, और हमेशा किस मॉडल वर्ब का आप चुनाव करेंगे? सेल का। ठीक है, बिल का यूज नहीं करेंगे, हमेशा सेल मॉडल वर्ब का आप यूज करेंगे। ठीक है भाई, यहां पे लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट क्लियर तरीके से लिखा हुआ है, तो आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। अब आप इसके नीचे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है जरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, करके बताओ। क्वेश्चन कह रहा है आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड ऑफ सपोर्ट। भाई मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमारी इस प्रकार की मदद की।
तो आप यहाँ पे आभार व्यक्त कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि भाई जब भी आपको इस टाइप की फ्रेजेस सीधे सीधे दिखाई दे जाएंगी तो वहां आप तुरंत देखते ही लगा देंगे। अब आप नोटिस करो, यहां पे आपको बी ग्रेटफुल दिखाई दे रहा है, क्या हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर बी ग्रेटफुल था? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल है। तो बी ग्रेटफुल के साथ में मैंने क्या कहा था, विल और सेल मॉडल वर्ब में से चुनाव करने के लिए मिलेगा आपको। तो भाई विल मॉडल वर्ब नहीं आएगी, सेल मॉडल वर्ब आएगी। कौन सी मॉडल वर्ब आएगी दोस्त? सेल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी ये फ्रेजेस दिखाई दे रही होंगी तो आप सेल मॉडल वर्ब इनके साथ लगाना, बिल को हटा देना वहां से। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जो हम ये बिल और सेल देख रहे थे, ध्यान से मेरी बात समझना, जो हम लोग बिल और सेल देख रहे थे, ठीक है, यहां पे आपको समझना है, जो अभी हम बिल और सेल की बात कर रहे थे, तो ये आपको फ्यूचर दिखाएंगी बिल और सेल। लेकिन क्या होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें इनकी पास्ट फॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो आपको याद रखना है, जो बिल होता है इसकी पास्ट फॉर्म होती है वुड, और जो आपका सेल होता है इसकी पास्ट फॉर्म होती है शुड। तो ये जो बिल आपकी जो ये पास्ट फॉर्म निकल के आई, बिल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है, और सेल का पास्ट क्या होता है? शुड होता है। तो ये दोनों भी एक अलग मॉडल वर्ब हैं, दोनों की दोनों, और इनके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो पहले हम लोग शुड के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर वुड के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग बात करते हैं। देखो शुड जो होता है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये पास्ट फॉर्म होती है किसकी? सेल की। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है, ये सेल की क्या होती है? पास्ट फॉर्म होती है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये आपकी ड्यूटी हो गए, ऑब्लिगेशंस हो गए, एडवाइस हो गई, इंस्ट्रक्शंस हो गई, उनको बताने के सेंस में यूज की जाती है। कई बार हम लोगों ने देखा होगा, ये नोटिस की होगी कि जो शुड मॉडल वर्ब होती है, बच्चे इसका मीनिंग चाहिए के सेंस में बहुत याद रखते हैं। तो मैंने भी वही चीज आप लोगों के लिए लिख दी है ताकि आप इसको समझ पाएं कि भाई ये चाहिए के सेंस में मीनिंग करता है, ठीक है ना। तो याद रखना, जो शुड होता है ये किन किन जगह पे यूज होता है? जब भी हमें किसी की ड्यूटी वगैरह बतानी हो, ऑब्लिगेशंस को बताना हो, किसी को एडवाइज करनी हो, या किसी को इंस्ट्रक्शन देने हो, निर्देश वगैरह देने हो, तो वहां हम लोग शुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। लाइक अब जैसे मैंने आप लोगों के सामने यहां 4 एग्जाम्पल रख रखे हैं, चारों एग्जाम्पल के अंदर आपको ये सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे पढ़ो जरा क्वेश्चन, कह रहे एज अ गुड सिटीजन वी शुड कास्ट आवर वोट। एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमें हमारा वोट देना चाहिए। तो भाई क्या मैं यहां पर ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल, बट आप नोटिस करो, मैंने कहा था कि ड्यूटी वगैरह को दिखाने के लिए आप लोग शुड मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो क्या मैंने यहां पे बी के साथ शुड मॉडल वर्ब का यूज किया? तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल किया हुआ है। तो ये एकदम ठीक है, क्योंकि ड्यूटी वगैरह को दिखाने के लिए हम लोग शुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। बट एग्जामिनर हो सकता है कि यहाँ पे मेरे भाई कल को कुड लगा के दे दे, कैन लगा के दे दे, या कोई और मॉडल वर्ब लगा के दे दे, तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो अब यहां पे नेक्स्ट देखो, कह रहा है यू शुड नॉट डू दिस थिंग, तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैंने किसी से बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, तो मेरे भाई ये सारी की सारी चीजें एडवाइस कहलाती हैं, जिसे हम कहते हैं सलाह। तो कभी किसी को सलाह देने की बात हो रही होगी ना, तो वहां पर भी जो आप मॉडल वर्ब यूज करेंगे वो शुड मॉडल वर्ब होगी। तो इस सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर सलाह दी जा रही है, नॉर्मल है। नेक्स्ट देखो तीसरा वाला, कह रहा है ऑल स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। यानी सभी स्टूडेंट्स को अपना असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करना होगा डेडलाइन से पहले। तो ये स्टूडेंट्स के लिए क्या हो गया एक? तो आप कहेंगे ये स्टूडेंट्स के लिए बाध्य चीज हो गई कि भाई उनको डेडलाइन से पहले इस काम को करना ही करना है। तो ये उनके लिए एक ऑब्लिगेशन हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लाइक कर्तव्य वगैरह होना, उसके लिए बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन की बात की जा रही है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन। इसीलिए हमने देखो यहाँ पे जो मॉडल वर्ब यूज की है वो शुड मॉडल वर्ब यूज की है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, कह रहा है ऑल प्लेयर्स फॉलो। यहां पे एक चीज मिस है, यहां पे शुड फॉलो होना चाहिए था, ये चीज मिस कर गए हैं हम शायद लिखने में, कोई बात नहीं है, यहां पे हम लिख देते हैं इसको। यहां पे शुड मॉडल वर्ब को ऐड कर लेना, ठीक है भाई, शुड मॉडल वर्ब को यहां पे ऐड कर लेना आप लोग। तो यहां पे अगर हम बात करें, कह रहा है ऑल प्लेयर्स शुड फॉलो द
ऑल रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है, ऑल दी रूल्स होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो ऑल प्लेयर्स फॉलो द ऑल रूल्स ऑफ द गेम, यानी कि जो सभी खिलाड़ी हैं उनको भाई गेम के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो सभी नियमों का पालन करना चाहिए, तो भाई ये तो एक इंस्ट्रक्शन टाइप की हो गई ना खिलाड़ियों के लिए, एक निर्देश टाइप का हो गया। तो मैंने कहा था इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी हम लोग शुड मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वुड मॉडल वर्ब का। देखो वुड शुड के बारे में हमने देख लिया, शुड के बारे में मैंने जितनी चीजें बताई हैं उतनी मोर देन सफिशिएंट है। बस शुड मॉडल वर्ब के बारे में आपको उतनी ही चीजें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं वुड मॉडल वर्ब के बारे में। देखो वुड मॉडल वर्ब होती है, ये भी आपकी पास्ट फॉर्म होती है, लेकिन किसकी? जैसे शुड होती थी आपकी सेल की पास्ट फॉर्म, ऐसे ही आपकी जो वुड है ये मेरे भाई बिल की पास्ट फॉर्म है। किसकी? बिल मॉडल वर्ब की। ठीक है, ये बिल मॉडल वर्ब की क्या है? पास्ट फॉर्म है। और अब आप इसके यूजेस समझ लीजिए। जैसे हमने उसमें देखा था कि जो शुड थी वो किन किन चीज़ों को बताने के लिए आ रही थी? वो भाई एडवाइस दिखाने के लिए आ रही थी, इंस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए आ रही थी। ठीक है, उन चीज़ों को बताने के लिए आ रही थी वो। लेकिन जो आपकी वुड मॉडल वर्ब होती है इसके यूजेस थोड़े से डिफरेंट हैं। इसका पहला यूज जो है वो ये है कि ये पास्ट फॉर्म की तरह काम करेगी, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसकी नीड पड़ेगी आपको। और पास्ट हैबिट बताने के लिए भी हम लोग वुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई काम आप पास्ट में किया करते थे, अभी नहीं करते हो, बस पास्ट में किया करते थे वो काम, तो वो एक आपकी पास्ट की हैबिट तरीके की हो गई। और उसको दिखाने के लिए आप जो यूज करेंगे वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे, यानी वुड मॉडल वर्ब का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो पास्ट की कोई हैबिट वगैरह है तो उसको दिखाने के लिए, पास्ट की कोई हैबिट वगैरह अगर आपकी थी तो उसको दिखाने के लिए आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं एग्जांपल मैंने यहां पे ले रखे हैं। और हाँ, तीसरा जो इसका यूज होता है वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। देखो होता यह है, जब रिक्वेस्ट के सेंस में बात होती है तो हम लोग कई बार रिक्वेस्ट ऐसे भी कर लेते हैं, कैन से कर लेते हैं, या हम लोग कई बार मे से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, या हम लोग कई बार और चीज़ें हैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। बट लेकिन आपको ये चीज़ नोटिस करनी होगी, रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग कुछ मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं, और मैं उनका लेबल बताऊंगा कि किस लेबल की मॉडल वर्ब किस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट कराएगी। ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट इसी स्लाइड पे बता दूंगा, आप उसको ध्यान रखिएगा। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में आपको वो बात ध्यान रखनी है। फिलहाल आपको तीनों यूज पता चल गए कि भाई वुड जो होती है वो पास्ट फॉर्म होती है बिल की, और ये पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए आती है, और पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आती है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहां पे देखो, कह रहा है आई सेड दैट ही विल कंप्लीट द वर्क। तो भाई अगर आप नोटिस करोगे तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस नहीं दे रखा है क्या आपको? तो आपको याद होगा मैंने कहा था डायरेक्ट में अगर फ्यूचर दे रखा है तो इनडायरेक्ट में वो अपने आप में किस में बदल जाएगा? पास्ट में उसको कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था? अभी मैंने आपको बताया कि बिल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। तो भाई हमें इसको पास्ट में बदलना होगा, तो यहां बिल नहीं आएगा, वुड आएगा। तो सेम ऐसे ही तरीके से आपको याद रखना है, ऐसे ही तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, कह रहा है वुड यू हेल्प मी। तो याद रखना यहां पर कह रहा है क्या तुम मेरी मदद करोगे? वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो भाई यहां पर ये जो वुड मॉडल वर्ब हमने यूज की है ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में है। ठीक है ना? तो रिक्वेस्ट करने के सेंस में मैं अभी आपको लेबल बताऊंगा। फिलहाल आप यहां पे ये मान के चलिए कि ये जो वुड मॉडल वर्ब है ये पोलाइट रिक्वेस्ट करने के सेंस में आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा है आई वुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज अ यंग बॉय। यानी मैं क्रिकेट खेला करता था जब मैं एक जवान लड़का था। तो मेरे भाई क्या यहां पर एक पास्ट की हैबिट की बात हो रही है? तो आप नोटिस करो, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हमने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। हालांकि पास्ट की हैबिट को बताने के और भी तरीके होते हैं तो हम उनकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जो तरीका बता रखा है उसको समझो कि पास्ट की हैबिट को बताने के लिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। सिंपल है भाई। चलो अब आपको, जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ये मॉडल वर्ब जो होती हैं आपकी, इनमें कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी होगी। देखो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में खासकर कुछ मॉडल वर्ब आपकी और भी यूज की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वुड ही आ सकती है,
कुछ और भी मॉडल वर्ब होती हैं जो कि रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, तो मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि मैं आपको सही से बता पाऊँ इसको। देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में आप ये मान के चलिए, आप मे मॉडल वर्ब को भी देखेंगे, ठीक है भाई। आप मेरे भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप कैन को भी देखेंगे, आप मे को भी देखेंगे, और आप कुड को भी देखेंगे, और लास्ट में आप मेरे भाई वुड को भी देखेंगे। तो ये एक लेबल होता है इनका रिक्वेस्ट करने का। लेकिन आपको याद रखना है, जब भी आप कैन से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं तो इसका जो एक तरीके से रिस्पेक्ट लेबल होता है भाई, रिस्पेक्ट होती है ना। अब लाइक जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तो दोस्त से अगर किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करोगे तो आपको लग रहा है कि दोस्त को आप ज़्यादा इज्जत दे के बात करने वाले हो, तो आप कहेंगे नहीं भैया जी। तो याद रखना है, कैन जो मॉडल वर्ब होती है, ये अगर आप रिक्वेस्ट करने के सेंस में यूज़ करोगे तो इसका जो रिक्वेस्ट लेबल होता है ना, वो बस आप ये मान के चलो कि 20% होता है। कितना परसेंट? केवल 20% आप इज्जत दे रहे हो सामने वाले को। देख लो कितनी इज्जत देता है कैन मॉडल वर्ब से। अच्छा, जब पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में आप मे मॉडल वर्ब का यूज करते हैं तो ये आपका रिस्पेक्ट लेवल 50% तक लेके आ जाता है। इसका मतलब होता है कि 50% आप रिस्पेक्ट कर रहे हो बंदे की, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 50% रिस्पेक्ट कर रहे हो आप। लेकिन जब आप कुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं तो यही रिस्पेक्ट लेवल बढ़ के कितना हो जाता है? 70%। जब आप कुड का यूज करते हैं किसको बताने के लिए? एक पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए। कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? तो मेरे भाई ये 70% रिक्वेस्ट के साथ बात हो जाएगी। लेकिन जब आप वुड का यूज करते हैं तो मेरे भाई ये इतना ज्यादा पोलाइट हो जाता है, इतना ज्यादा पोलाइट हो जाता है कि अगर इसको हम 100% पोलाइट रिक्वेस्ट बोलें तो कुछ भी कमी नहीं होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे वुड कह के बात कर रहा है ना, वुड के साथ में रिक्वेस्ट कर रहा है, तो तुरंत समझ जाना कि वो बहुत ज्यादा पोलाइट होके बात कर रहा है आपसे, ठीक है भाई। तो ये कुछ रिक्वेस्ट लेवल होता है करने का। तो ये अलग अलग मॉडल वर्ब्स होती हैं, इनकी पावर होती है रिक्वेस्ट करने के सेंस में। कैन 20% इज्जत देगा, मे आपका 50% इज्जत देगा, कुड 70% देगा, और वुड सबसे ज्यादा पोलाइट होता है। तो पोलाइटनेस के सेंस में ये इनका क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम पोलाइट कैन, उससे ज्यादा मे, फिर आपका कुड, और फिर सबसे ज्यादा जो पोलाइट होता है वो वुड होता है। तो भाई इसको दिमाग में फिट करना, ये चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मस्ट मॉडल वर्ब का। देखो, जो मस्ट मॉडल वर्ब होती है, इसका सबसे जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है अवश्य के सेंस में। और याद रखना, ये आप ये मान के चलो, जो शुड हमने पीछे पढ़ा थे ना, शुड मॉडल वर्ब, ये उससे स्ट्रांग होता है। यानी शुड से स्ट्रांग होता है आपका क्या? मस्ट, ठीक है। अगर शुड में आपने बोल दिया कि ये काम आपको करना चाहिए, तो मस्ट बोलेगा कि जरूर करना चाहिए। इसीलिए मैंने देखो इसमें अवश्य वर्ड इंक्लूड कर रखा है यहाँ पे। तो ये आप ये मान के चलिए कि शुड से ज्यादा स्ट्रांग होता है आपका कौन? मस्ट। ये मान के चलना है आपको, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो भाई देखो, ऑब्लिगेशन हो गया, ड्यूटी हो गई, कंपल्शन हो गया, नेसेसिटी हो गई, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो गई किसी चीज की। याद करो, पीछे बताया था मैंने, मस्ट बताया था मैंने पीछे, मे, माइट, मस्ट, पॉसिबिलिटी को दिखाने के केस में बताया था, ऑर्डर और रिकमेंडेशन। तो इन सभी चीज़ों को बताने के लिए हम लोग मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। वन बाय वन एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप अगर नोटिस करोगे तो मैंने लिखा हुआ है, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस कंट्री। मतलब अगर कोई है तो उसको अपने देश का सम्मान करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मस्ट मॉडल वर्ब लगाया। तो मस्ट मॉडल वर्ब लगाया, मैं चाहता यहाँ पे शुड भी लगा सकता था, वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री भी बोल सकता था, तब भी ड्यूटी को दिखाने की बात हो जाती। लेकिन जब बात हम स्ट्रॉन्ग सेंस रखने की कोशिश करते कि करनी ही चाहिए, तो उस सेंस में मस्ट मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है दोस्त। लेकिन अगर नॉर्मली आप बोल रहे हो, केवल जस्ट जर्नल ऐसे ही बोलना चाह रहे हो, तो उस केस में आप बोल सकते हो वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री, कि भाई लोगों को अपने, कोई भी है तो उसको अपने देश की सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
तो वहां आप शुड लगा सकते हो नॉर्मली, लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग सेंस रखना है अपना, तब आप मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि दिमाग में फिट हो जाए कि नॉर्मल सेंस में अगर बात करनी है शुड मॉडल वर्ब का यूज कर लेना, नॉर्मली एडवाइस वगैरह, ड्यूटी वगैरह या ऑब्लिगेशन बता रहे हो। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग सेंस में बताना चाह रहे हो, कोई ऑब्लिगेशन, कोई ड्यूटी या कोई कंपल्शन वगैरह, तो भाई वहां आपको मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में मैं जानता हूं एक ही पॉइंट आएगा कि भैया जी पता कैसे चलेगा कि यहां पे स्ट्रॉन्ग सेंस में यूज करना है या फिर लो सेंस में यूज करना है। भाई क्वेश्चन के अंदर आपको हिंट बना के दे दी गई होंगी, बस वो हिंट आपको पकड़नी होंगी। जो बच्चा वो हिंट पकड़ लेगा वो तुरंत समझ जाएगा कि कौन सी मॉडल वर्ब आएगी। वैसे तो दोनों ही ठीक है, लेकिन वो हिंट पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी मॉडल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये है आप लोगों के सामने सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें देखो, कह रहा है एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। तो भाई ये तो एक इंस्ट्रक्शन हो गई ना सभी इंप्लॉयज के लिए, तो दिशा निर्देश देने के लिए भी हम लोग जो है मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। और चूंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंस में है, ऑफिशियली सेंस में तो स्ट्रॉन्ग सेंस में वो बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से उसने शुड मॉडल वर्ब ना लगा के यहां पे ऑब्लिगेशन या फिर इंस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए उसने क्या किया, मस्ट मॉडल वर्ब का यूज कर दिया, क्योंकि भाई थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंस में यूज करना चाह रहा है। बात खत्म। नेक्स्ट देखो, कह रहा है टू सक्सीड इन योर लाइफ यू मस्ट वर्क ऑन योर मिस्टेक कंसिस्टेंटली। तो इसका मतलब हो गया कि अगर भाई आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी मिस्टेक्स पर लगातार काम करते रहना होगा। इससे क्या होगा कि आप अपनी मिस्टेक से सीखेंगे और उनमें सुधार करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे भाई ये काम तो वो है ना, देखो अगर लाइफ में आपको सक्सीड होना है तो भाई ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए। तो मैं अवश्य करने के सेंस में बात कर रहा हूं, इसी वजह से मैंने यहां शुड मॉडल वर्ब ना लगा के मस्ट लगाया है। शुड लगा दूंगा गलत तब भी नहीं होगा, बस ये हो जाएगा कि थोड़ा जो मैं स्ट्रॉन्ग सेंस में बात करना चाह रहा था वो बात नहीं रहेगी, बात थोड़ी सी लो हो जाएगी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं भाई। ये लो 3 एग्जाम्पल आपके सामने और लिखे हुए हैं। अब जैसे यहां पे देखो, कह रहा है द कार हैज ब्रोकन डाउन, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द इंजन। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। कह रहा है कि भाई जो कार है वो खराब हो गई है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द इंजन, कुछ ना कुछ इंजन के साथ गड़बड़ हुई है। तो आप मुझे बताओ यहां पर मुझे कैसे पता चला कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो आप कहेंगे भैया जी आपके लिए क्वेश्चन में हिंट दे रखी है कि गाड़ी खराब हो गई, और गाड़ी अगर खराब हो गई है तो जाहिर सी बात है यार उसके अंदर 2 ही 3 तो चीजें होती हैं जो खराब होने के चांसेस रहते हैं। सबसे ज्यादा गड़बड़ जो आती है वो इंजन के अंदर आती है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि गाड़ी खराब हुई है तो इंजन में ही प्रॉब्लम आई होगी, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और मैंने क्या कहा था कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग मस्ट मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो देखो ये लगा रखी है ना जबरदस्त। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी हम लोग मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। बाकी मैं आपको पीछे शुरू में बता चुका हूं पॉसिबिलिटी वाले केस में। नेक्स्ट देखो, कह रहे ऑल स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द ड्रेस कोड ऑफ द स्कूल। तो ये स्टूडेंट्स के लिए ऑर्डर या फिर एक तरीके से इंस्ट्रक्शन टाइप का हो गया कि भाई सभी स्टूडेंट्स को स्कूल का ड्रेस कोड फॉलो करना होगा भाई। तो ये एक इंस्ट्रक्शन या फिर ऑर्डर टाइप का हो गया स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने कहा था ऑर्डर वगैरह या फिर इंस्ट्रक्शन वगैरह को स्ट्रॉन्ग सेंस में अगर लागू करना है तो फिर मस्ट मॉडल वर्ब बोलनी पड़ेगी। अगर शुड के सेंस में बोलता तो ऑर्डर तो तब भी हो जाता, तो लेकिन वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग मस्ट मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो यहां पे मस्ट मॉडल वर्ब लगा रखी है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंस में हो गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है यू मस्ट ट्राई दिस सूट, आपको इस सूट को ट्राई करना चाहिए। दिस इज सो अट्रैक्टिव, ये बहुत ज्यादा शानदार दिख रहा है। तो मेरे भाई अगर जब हम कभी रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो रिकमेंडेशन करने के सेंस में 2 तरीके होते हैं। एक तो आप शुड से भी रिकमेंड कर सकते हो चीजों को, क्योंकि जो काम मस्ट कर सकता है वो काम शुड भी कर सकता है। बस डिफरेंस दोनों के अंदर ये होता है कि जब आप शुड से करेंगे तो उसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल घट जाएगा, वो चीज थोड़ी सी कम स्ट्रांग रह जाएगी। आपको मर्जी है, करो तो करो, नहीं करना है मत करो। तो ये शुड वाली बात होती है। लेकिन अगर किसी ने मस्ट लगा के बात को बोला तो फिर भाई वो अवश्य करनी चाहिए, आपको जरूरी है वो काम। ठीक है ना। तो जब आप किसी को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करते हैं किसी चीज का कि यार ये बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, तुम्हें यार जरूर ट्राई करना चाहिए ये,
तो उस केस में आप मेरे भाई मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। आप इसको बोलना चाहते ऐसे भी बोल सकते थे, यू शुड ट्राई दिस सूट, आपको ये सूट ट्राई करना चाहिए, तो फिर वो ये वाली बात हो जाती कि भाई मर्जी है, करो या मत करो, हमें क्या। लेकिन जब आप ये बोल रहे हो ना, यू मस्ट ट्राई दिस सूट, तो इसका मतलब हो गया कि भाई आपको सूट ट्राई जरूर करना चाहिए, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा, जरूर ट्राई करना चाहिए आपको। तो उस वजह से रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के सेंस में हमने यहां पे क्या किया, मस्ट मॉडल वर्ब को यूज किया। तो आई होप कि आप मस्ट और शुड मॉडल वर्ब के अंदर भी डिफरेंस समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आउट टू मॉडल वर्ब का। देखो सेम आप ये मान के चलो, तीन मॉडल वर्ब होती हैं आपकी, एक तो शुड और एक मस्ट और एक आपकी मेरे भाई आउट टू। इन तीनों मॉडल वर्ब की खास बात यह है कि ये बिल्कुल सेम सेम मीनिंग में ही यूज करती हैं, लेकिन शुड और मस्ट के स्ट्रॉन्ग लेवल में तो बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन आपका जो आउट टू और आपका शुड होता है, इनके स्ट्रॉन्ग लेवल में कोई खासा डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों सेम ही होती हैं। बट ये होता है कि जो आउट टू होता है ये मोस्ट ऑफ केसेस में मोरल ऑब्लिगेशंस के साथ में आता है, यानी जो आपके नैतिक कर्तव्य होते हैं या जो आपके नॉर्मली जो चीजों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह होती हैं, उनके सेंस में ये वर्ड आता है आपका आउट टू। लेकिन आप नोटिस करना कभी भी जब भी आप आउट टू का यूज कर रहे होंगे, तो मेरे भाई उस केस में एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन टाइप के बनाता है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर टू को थोड़ा सा ऐसे ही रख देगा और आपको ऑप्शन दे देगा चार बना के, ठीक है, और आपसे क्या कहेगा कि बताओ कौन सी मॉडल वर्ब आएगी। तो वहां पे वो आपको इन्फिनेटिव का जैसा लग रहा होगा बना हुआ, लेकिन असल में वो होगा ये कि आउट टू जो मॉडल वर्ब होती है उसी का आधा भाग वो उसमें साथ में लिखा रहना देना छोड़ देता है, और वहां आपको मॉडल वर्ब दे देता है कि बताओ कौन सी आएगी इनमें से। तो भाई वहां पे आपको आउट ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां आप क्या करते हो कि आउट टू पूरा जुड़ जाता है और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाती है आगे, वो वाला केस बन जाता है वहां पे। तो आप ये मान के चलो तीनों सेम मीनिंग में चलती हैं, बस केवल शुड और मस्ट के अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है, बाकी आपका आउट के अंदर ज्यादा खासा डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीजों में आता है ये। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कह रहा है बी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, भाई हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मोरल ऑब्लिगेशन है भाई, आपका नॉर्मल करना चाहिए सभी को। लेकिन अगर बात करें तो क्या इसे मैं ऐसे नहीं बोल सकता वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, भाई करना चाहिए हमें हमारे बड़ों का सम्मान। अब वो आपकी मर्जी है कि आप करो या ना करो, शुड अगर लगा के मैंने बोला तो इसका मतलब ये हो गया ना कि आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो। लेकिन अगर मैंने बोला वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो भाई अब जरूरी बात है, अब तो करना ही होगा। लेकिन अगर मैंने बोला बी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ठीक है, सेम ही बात है वही वाली, ठीक है ना, तब भी वो मस्ट वाली सेंस में ही है एक प्रकार से, तब भी करना चाहिए आपको। लेकिन शुड के साथ ऐसा नहीं है भाई, शुड का मतलब है नॉर्मल सेंस, आपको करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, ऐसे वाली बात होती है, ठीक है। तो यहां पे मैंने तीनों ही ले रखे हैं, अगर आप यहां पे देखोगे तो बी आउट टू और आपका ये मस्ट वाला, ये आउट टू वाला, यहां पे ध्यान से देखना, ये आउट टू वाला और ये मस्ट वाला, ये दोनों अपने आप में सेम ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के अंदर, यानी ये तो सेम ही है। लेकिन जो ये शुड वाला है इसका बेचारे का स्ट्रॉन्ग लेवल कमजोर है, ये मान को चलो कि आप कहते हो कि भाई 50% आपका मन है, करो तो करो, नहीं करना है तो मत करो, हमारा काम तो बताने का है, ये वाली बात होती है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्लीट मॉडल की अंतिम मॉडल के बारे में, जिसका नाम है यूज्ड टू। तो जैसा कि आपको याद होगा, अभी हम पीछे वुड मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां एक पॉइंट आया था कि वुड मॉडल वर्ब जो होती है वो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए आती है, और वहां मैंने आपसे कहा था कि पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम लोग और भी मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। तो बस मेरे भाई वही पॉइंट इस मॉडल वर्ब के अंदर है जो आपकी यूज्ड टू मॉडल वर्ब होती है। इसकी खास बात ये होती है कि ये आपकी जो मॉडल वर्ब है ये पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए और प्रेजेंट की हैबिट को दिखाने के लिए, दोनों के लिए यूज हो जाती है। अब आप कहेंगे हैं भैया जी दोनों के लिए कैसे होगी, तो देखो आपके लिए मैंने सारी चीजें कंप्लीट लिख रखी है। मैंने लिख रखा है दिस इज अ कंप्लीट मॉडल वर्ब, और यूज्ड टू होती है ये कंप्लीट होती है पूरी की पूरी मॉडल वर्ब। कई यूज्ड को मॉडल वर्ब मत समझ लेना, केवल यूज्ड टू पूरी मॉडल वर्ब होती है। तो कंप्लीट मॉडल वर्ब होती है ये एक, और ये हैबिट ऑफ पास्ट और हैबिट ऑफ प्रेजेंट दोनों को बताने के लिए आती है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो आपके सामने लिखा हुआ है,
अगर मैं बात करूं, मैंने कॉन्सेप्ट करके दोनों स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। जब बात पास्ट की हैबिट बताने के लिए हो रही होगी तो आप देखेंगे कि यूज्ड टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। सिंपल सी बात है, जब भी पास्ट की हैबिट को बताने की बात हो रही होगी तो यूज्ड टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी और ये पास्ट की हैबिट हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि यूज्ड टू के साथ बच्चा हमेशा ये रट के बैठता है कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वर्ब की। लेकिन भाई याद रखना, जब प्रेजेंट की हैबिट की बात होती है तो उस केस में यूज्ड टू होते हुए भी हम वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, हमें वहां वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी होगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो बी वाली फॉर्म इसके अंदर ऐड होती है ये बताने लग जाती है कि हम यहां प्रेजेंट की हैबिट दिखाने की बात कर रहे हैं। और प्रेजेंट की हैबिट दिखाने की बात कर रहे हो तो इसका मतलब वो काम आप अभी भी कर रहे हो, वो आदत आपकी प्रेजेंट समय में भी है, तो उसको कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए आप लोगों को आईएनजी वाली फॉर्म की जरूरत पड़ती है यहां। तो इसी वजह से मेरे भाई इस मॉडल वर्ब में क्या होता है कि जब आप बी की फॉर्म इंक्लूड कर लेते हैं तो इसके लिए वो आईएनजी वाली फॉर्म आती है। फिर समझ पा रहे हो ना? और याद रखना, ये जो बी की फॉर्म है ना, जब प्रेजेंट हैबिट दिखाने की बात हो रही होगी तो इसकी जगह पे या तो इज की बात होगी या आर की बात होगी या मेरे भाई एम की बात होगी। बॉस वर नहीं आएगा कभी, ये तीनों ही देखने को मिलेंगे क्योंकि प्रेजेंट की हैबिट की बात हो रही है ना, तो यही तीनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सिंपल है भाई, समझ गए क्या? प्रेजेंट की हैबिट दिखाने की बात होगी तो बी यूज्ड टू होगा। अब बी की जगह पे इज, आर या एम में से कोई भी एक आपको देखने को मिलेगा तो तुरंत समझ जाना कि फिर यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखना है, आ जाओ भाई। दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, जरा मुझे बताओ क्या दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे हैं? मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था। तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सी हैबिट दे रखी है? तो आप तुरंत कहेंगे भैया जी इसके अंदर तो पास्ट हैबिट है। कैसे पता चला? क्योंकि यूज्ड टू के बाद यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है और कोई भी बी की फॉर्म इंक्लूड नहीं है यहां पे। तो यूज्ड टू आपको नॉर्मल मॉडल वर्ब दे रखी है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और यूज्ड टू के बाद जब नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म आपको दे रखी है तो वो पास्ट हैबिट ही तो दिखाती है। तो यहां पे ये पास्ट हैबिट है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो अगले वाले क्वेश्चन में देखो, कह रहा है ही इज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। बट मैंने क्या कहा कि अगर बी की फॉर्म इंक्लूड हो गई यूज्ड टू से पहले, बी की फॉर्म कोई सी भी अगर इंक्लूड हो गई तो भाई फिर आप यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, फिर आपको आईएनजी वाली फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो फिर हमें क्या बोलना होगा? ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, वह अभी भी क्रिकेट खेल रहा है। मतलब पहले उसकी आदत थी, पास्ट टाइम से उसकी आदत थी और वो अभी भी चली आ रही है, अभी भी है, यानी प्रेजेंट की हैबिट की बात हो रही है यहां। तो प्रेजेंट की हैबिट दिखानी है, इसी वजह से हमें आईएनजी फॉर्म में लगानी पड़ती है वर्ब यहां पे। ठीक है भाई, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि जो यूज्ड टू वाला स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट हैबिट और पास्ट हैबिट दोनों को बताने के लिए आता है। सिंपल है भाई, सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं बढ़िया तरीके से, पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा, नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, और वीडियो को एक बार बढ़िया तरीके से देख भी लेना ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं। अब हम बात करते हैं, यहां से हमारी मॉडल वर्ब शुरू होती हैं, पार्शियल मॉडल या फिर जिन्हें हम लोग सेमी मॉडल्स की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो मैंने आपके से कहा था सेमी मॉडल्स वो मॉडल्स होती हैं जिनकी खास बात ये होती है वो एक्चुअल मॉडल वर्ब्स नहीं है, बस उनकी खासियत ऐसी है कि वो बेचारी मॉडल वर्ब का भी काम कर लेती हैं और अपनी मेन वर्ब का भी काम कर लेती हैं। जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा नीड का मतलब होता है किसी चीज की जरूरत होना, तो भाई ये तो मेन वर्ब का भी काम कर लेगी। जैसे मैं कहूं आई नीड यू, भाई मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो यहां पे नीड जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ऐसे आपको समझ के चलना है कि जो नीड और डेयर होती हैं ये आपकी सेमी मॉडल वर्ब्स होती हैं, और इनकी खास बात ये होती है कि ये मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों का ही काम कर लेती हैं। सिंपल है। अब आगे देखते हैं कि कैसे काम करती हैं। देखिए, तो मैंने यहां पे आइडेंटिफिकेशन बना रखा है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भाई ये दोनों क्या करती हैं कि मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों का काम कर लेती हैं। तो पहले हम इनका जो आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे वो तब सीखेंगे जब ये मेन वर्ब का काम करती हो। तो व्हेन दे आर मेन वर्ब्स, जब ये मेन वर्ब होगी तब हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहला और बेसिक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप ये समझ लो, जब भी आपके सेंटेंस में
केवल एक वर्ब दे रखी हो, याद रखना मेरी बात, जब भी आपके सेंटेंस में केवल एक वर्ब दे रखी हो, केवल एक वर्ब, और वो भी ये नीड या डेयर में से कोई एक हो, तो तुरंत समझ जाना वो वहां मेन वर्ब का काम कर रही होगी। क्योंकि आपको पता है अगर नीड या डेयर मॉडल वर्ब का काम करेंगी तो भाई वो तो हेल्पिंग वर्ब ही होनी है ना, और आपका सेंटेंस मेन वर्ब के बिना तो बन ही नहीं सकता। तो आपके सेंटेंस में भले ही हेल्पिंग वर्ब ना हो, मेन वर्ब जरूर होगी। तो याद रखना, सबसे पहला पॉइंट आपको यही इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। कभी भी आपकी नीड और डेयर मेन वर्ब का अगर काम कर रही होंगी तो मेरे भाई सेंटेंस में सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है और वो नीड या डेयर में से कोई एक है तो वो मेन वर्ब है। बाकी अगर आपको बात करोगे तो इसको देखो दो तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में ये मेन वर्ब होंगी तो इन पे सब्जेक्ट का और टेंस का बकायदा इफेक्ट पड़ेगा। भाई अगर आपकी ये मेन वर्ब है तो जाहिर सी बात है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, जैसे प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट में हमें लगाना है मान लो और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या एस लगाना पड़ेगा ना वर्ब के अंदर, तो नीड का नीड्स हो जाएगा, डेयर का डेयर्स हो जाएगा। तो सब्जेक्ट का अगर प्रभाव पड़ रहा है वर्ब पे तो तुरंत समझ जाना कि वो मेन वर्ब है। सेम इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट में नीड और डेयर ही रहेंगी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट देखो। अब होता क्या है, टेंस का प्रभाव भी पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस कैसे चेंज होंगी, देखो प्रेजेंट में तो ये नीड और डेयर ही रहेंगी, लेकिन आप जानते हो पास्ट में नीडेड और डेयर्ड हो जाएंगी। और अगर फ्यूचर देखोगे तो बिल नीड और बिल डेयर, ऐसे ही सेल डेयर और सेल आपका एक तरीके से सेल नीड हो जाएगा। तो ये फ्यूचर दिखाने के सेंस में भी हो जाएंगी। तो आपको ये याद रखना है कि भाई जब भी ये नीड और डेयर आपकी मेन वर्ब होंगी तो इन पे टेंस का भी इफेक्ट पड़ेगा और इन पर सब्जेक्ट का भी इफेक्ट पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है और वो भी नीड या डेयर में से दे रखी है तो वो भाई मेन वर्ब ही होनी है, क्योंकि सेंटेंस मेन वर्ब के बिना बनेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग देखते हैं कि अगर ये आपकी मेन वर्ब हैं तो इनके लिए मैंने आपके दो क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन दो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करके बताओ। तो आप पहला क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। तो आप मुझे बताओ यहां पर जो ये नीड दे रखी है ये मॉडल वर्ब है कि मेन वर्ब। तो आप कहेंगे भैया जी सेंटेंस के अंदर नीड वर्ब दे रखी है, इकलौती दे रखी है और कोई सेंटेंस में वर्ब नहीं है, और आपने बताया था जब भी सेंटेंस के अंदर एकमात्र इकलौती वर्ब दे रखी हो तो वो केवल केवल मेन वर्ब होती है। इसका मतलब यहां पर जो ये हमें नीड वर्ब दे रखी है ये मेरे भाई मेन वर्ब है। क्या है यहां पे, ये मेन वर्ब है। अच्छा नेक्स्ट देखो, कह रहे आई डेयर्ड हिम टू गो देयर, भाई मैंने उसे डेयर दिया कि या वहां जाके दिखा, ऐसे करके डेयर दिया मैंने उसको। तो भाई अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर तो ये डेयर्ड हो गया और ये तो आपका ईडी वाली फॉर्म है, तो ये तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी वर्ब पर टेंस का इफेक्ट पड़ रहा है या सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा है तो वो अपने आप में मेन वर्ब होती है। यहां पर ये मेन वर्ब है या नहीं है, तो नीड और डेयर चूंकि इस पे टेंस का इफेक्ट यहां साफ नजर आ रहा है इसी वजह से ये मेरे भाई क्या कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। सिंपल है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि जब ये नीड और डेयर मेन वर्ब वाला तो आप आइडेंटिफिकेशन समझ गए, अब बात करते हैं कि जब ये मॉडल वर्ब होगी तब कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेरे भाई याद रखना, जब ये आपकी मॉडल वर्ब्स होंगी तब सबसे पहली चीज तो ये होगी कि ये मॉडल वर्ब होंगी तो भाई सिंपल सी बात है ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगी। यानी सेंटेंस के अंदर एक बात क्लियर हो गई कि जब भी नीड और डेयर मॉडल वर्ब का काम करेंगी तो सेंटेंस के अंदर दो वर्ब जरूर होंगी, क्योंकि भाई अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब भी जरूर होगी, सिंपल सी बात है। तो आप ये समझ लो कि नीड और डेयर कभी भी मॉडल वर्ब का काम कर रही होंगी तो आपके उस सेंटेंस के अंदर दो वर्ब होंगी, ठीक है ना। तो नीड और डेयर वहां आपकी मॉडल वर्ब बन जाएंगी जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर लेंगी, और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी जो कि मेन वर्ब का काम करेगी। तो और यहां पे आप एक चीज और नोटिस करो, इन पर किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई जैसे आप मान के चलो हम देख रहे थे कि जब ये मेन वर्ब का काम कर रही थी तो इन पे सब्जेक्ट का भी इफेक्ट पड़ रहा था और टेंस का भी पड़ रहा था, बट लेकिन जब ये नीड और डेयर आपकी मॉडल वर्ब का काम करेंगी तब इन पर किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो वो नीड और डेयर ही रहेंगी, चाहे आपका टेंस प्रेजेंट हो फ्यूचर हो पास्ट हो वो नीड और डेयर ही रहेंगी, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, जरा मुझे बताओ और इसमें पहचान के बताओ कि नीड और डेयर मॉडल वर्ब का काम कर रही हैं या फिर आपका किसका काम कर रही हैं, बताइए। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं, लगभग 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं आप लोगों के लिए। हाँ 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। आप मुझे इन 10 क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि जो मैंने आपके लिए ये वर्ब ले रखी हैं नीड और डेयर, किस क्वेश्चन के अंदर वो किसका काम कर रही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ही नीड नॉट डू दिस वर्क। उसे ये काम करने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट डू दिस वर्क। तो आप अगर नोटिस करोगे तो इसके अंदर दो वर्ब हैं, एक तो नीड और एक डू। तो मैंने कहा था जब सेंटेंस के अंदर दो वर्ब दे रखी हूं तो तुरंत समझ जाना कि वहां एक मॉडल वर्ब होगी नीड या डेयर में से, या और एक मेन वर्ब होगी। तो हम जानते हैं कि डू तो हमारी मेन वर्ब है, तो जाहिर सी बात है यहां नीड क्या दे रखी है, मॉडल वर्ब दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है डेयर यू डू दिस वर्क। तो आप यहां पर भी नोटिस करो, एक तो डेयर आपको वर्ब दे रखी है और एक यहां पे डू दे रखी है। तो फिर से आपके सेंटेंस में दो वर्ब होगी, और मैंने कहा था जब सेंटेंस में दो वर्ब दे रखी होंगी तो भाई एक तो आपकी मॉडल वर्ब हो जाएगी और एक मेन वर्ब हो जाएगी। तो फिर से आप नोटिस करो नीड और डेयर में से इस बार आपको डेयर दे रखी है, तो भाई डेयर यहां पे मॉडल वर्ब है ना कि मेन वर्ब। तो इसमें भी ये मॉडल वर्ब और इसमें भी ये क्या थी, मॉडल वर्ब थी। अब नेक्स्ट देखो, कह रहे नीड यू फिनिश योर वर्क। तो नीड यू फिनिश योर वर्क में अगर आप नोटिस करोगे तो एक वर्ब आपको नीड दे रखी है और एक फिनिश दे रखी है। फिर से सेंटेंस में दो वर्ब आ गई, और मैंने कहा था सेंटेंस में दो वर्ब मतलब एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होगी वही मॉडल वर्ब होगी। तो नीड यहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, इसीलिए ये क्या कहलाएगी, मॉडल वर्ब कहलाएगी। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है ही डेयर नॉट गो देयर। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये डेयर आपको दे रखा है और गो दे रखा है। तो फिर से सेंटेंस में दो वर्ब हैं। अब दो वर्ब अगर सेंटेंस में दे रखी हैं तो मैंने क्या कहा था, एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी और एक मेन वर्ब का काम करेगी। अब आप नोटिस करो हेल्पिंग वर्ब वाली जगह पे आपको डेयर दे रखी है, और डेयर जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, वो मॉडल वर्ब हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो गो यहां मेन वर्ब हो जाएगी और डेयर आपकी मॉडल वर्ब हो जाएगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे यह बताइए कि इन चारों क्वेश्चन के अंदर क्या आपने एक चीज नोटिस की? जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपने इन चारों क्वेश्चन के अंदर एक चीज नोटिस की? वो चीज ये थी, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इनमें नीड और डेयर चारों के ही अंदर मॉडल वर्ब है। और चारों क्वेश्चन में एक खास पॉइंट है, वो ये कि चारों में या तो मेरे भाई इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है या फिर मेरे भाई निगेटिव स्टेटमेंट है। कहीं पर भी आपको असर्टिव यानी असर्टिव का जो अफर्मेटिव वाला पार्ट होता है वो आपको देखने को नहीं मिला। तो आपको यह बात याद रखनी है कि जो आपकी नीड और डेयर होती है, ये जब भी आपकी मॉडल वर्ब का काम कर रही होगी तो वो जो आपकी स्टेटमेंट बनेगी वो या तो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होगी या निगेटिव स्टेटमेंट होगी। अब इसको मैंने नीचे मेरे भाई नोट पॉइंट में लिख भी रखा है, इट कॉमनली यूजेस इन इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल है ना। तो मेरे भाई इस चीज को दिमाग में रख लेना। अब ये चार क्वेश्चन आपके सामने और है, 6 क्वेश्चन सॉरी, इन 6 क्वेश्चन को आप घर से मुझे बना के बताएंगे, चाहे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, चाहे हमारा ग्रुप बना हुआ है इंग्लिश बाय अंकित गंगवार, उसमें आप मुझे इन 6 क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि कहां पर नीड मेन वर्ब का काम कर रही है और कहां डेयर मेन वर्ब का काम कर रही है, मॉडल वर्ब का काम कर रही है। तो ये आइडेंटिफाई करके आप मुझे 6 क्वेश्चन का बताएंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन करा दी, सारी बातें आपको बता दी, बस अब ये आपका काम बच गया। क्योंकि बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि सर नीड और डेयर को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो मेन वर्ब है या मॉडल वर्ब है। सारा कुछ प्रोसेस लिखा हुआ है इस क्लास के अंदर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पार्शियल मॉडल्स के बारे में। देखो पार्शियल मॉडल की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा कि ये सेमी मॉडल, पार्शियल मॉडल, ये एक ही कैटेगरी है। इनकी खास बात ये है, ये वैसे मॉडल वर्ब नहीं है, बस इनको डराइव करके बनाया जाता है। अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखो जो आपकी पार्शियल मॉडल होती है ये होती कौन कौन सी है, जैसे हैड बेटर हो गया, शुड बेटर हो गया, वुड रैदर हो गया, वुड सूनर हो गया। तो ये सारी की सारी जो आपकी हैं ये पार्शियल मॉडल की कैटेगरी में आती हैं। अब इनकी खास बात यह है, चाहे भले ही आपको एक पॉइंट याद रखना है, मॉडल वर्ब चाहे कंप्लीट मॉडल हो या पार्शियल मॉडल हो, चाहे कोई भी,
अगर वो मॉडल वर्ब है तो उसके बाद आप जो मेन वर्ब लगाएंगे वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगी। बट कई बार एग्जामिनर ये गलती करता है कि वो आपको क्या करेगा, जैसे इनके साथ में बहुत गड़बड़ करता है, हैड बेटर हो गया, शुड बेटर हो गया, वुड रैदर हो गया, वुड सूनर हो गया। इनके साथ गड़बड़ ये करता है कि वो फुल इन्फिनेटिव लगा के देगा इनके साथ आपको, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट आपको ये बात याद रखनी है कि इन चारों में से कभी भी कोई सी भी आपकी पार्शियल मॉडल यूज हो जाए, इसके बाद जो चीज आएगी वो हमेशा क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी भी आप देखना, क्योंकि भाई भले ही पार्शियल मॉडल है बट है तो मॉडल, मॉडल की खूबी तो है इनके अंदर। तो अगर मॉडल की खूबी इनके अंदर है तो भाई इनके बाद हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। चलिए बाकी मैं अभी आपको इनको एक एक करके भी बताऊंगा। आपको लिए मैंने ये वो पॉइंट यहां पे रख दिया है जिससे एसएससी क्वेश्चन बनाती है। बाकी नॉलेज के लिए मैं आपको इनको समझाऊंगा कि ये क्या होती हैं, किस चीज के लिए आती हैं, वो सब बातें भी बताऊंगा आपको। लेकिन आप नॉलेज के लिए बस ये मान के चलिए, अगर आप ये पॉइंट ध्यान रख लेते हैं तो आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पेपर में क्वेश्चन आराम से कर दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके इनके बारे में। तो मैंने दो यहां पे एक साथ ले ली हैं, एक तो शुड बेटर और एक हैड बेटर। अब आप कहेंगे भैया जी दोनों आपने एक साथ क्यों ले ली? दोस्त दोनों मैंने ये एक साथ इसलिए ली हैं क्योंकि ये दोनों सेम मीनिंग के लिए आती हैं। इन दोनों की खासियत ये होती है कि ये सेम मीनिंग करती हैं। आप चाहे शुड बेटर लगा दीजिए या हैड बेटर लगा लीजिए, क्योंकि दोनों का मानना ये होता है कि ये उस एक्शन को दिखाएंगी जो कि आप चाहते थे करना, या तो अभी उस काम को करना चाहते हैं या फ्यूचर में कोई पॉइंट होगा उस पॉइंट पे जाके उस काम को करना चाहते हैं। तो उसको दिखाने के लिए ये लोग यूज होते हैं आपके, एक तो शुड बेटर या फिर हैड बेटर। तो दोनों ही मॉडल वर्ब आ जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट वगैरह लिख रखा है आपके लिए, आप यहां से इसको देख सकते हैं। बाकी ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई हैड बेटर गो देयर एट वंस। मैं वहां एक बार जाना चाहूंगा, एक बार जाना चाहूंगा। जैसे वो वाली आपने मीम नहीं देखी है, ओ गॉड एक बार दिला दे वाली, तो वैसी ही बात यहां पे ये है कि भाई एक बार मैं वहां जाना चाहूंगा। तो ये मैं बोल रहा हूं ना, मैं फ्यूचर में किसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं कि बस एक बार मैं वहां जाना चाहूंगा। तो यहां मैंने फ्यूचर के किसी पॉइंट पे किसी चीज की बात की जो मैं करना चाहता हूं, जो मैं करना चाहता हूं, तो वो उस एक्शन को मैं यहां बता रहा हूं। तो इसीलिए मैंने उसको बताने के लिए जो मॉडल वर्ब यहां यूज की है वो एक पार्शियल मॉडल यूज की है जो कि है हैड बेटर। मैं यहां शुड बेटर भी लगा सकता था, वो भी ठीक था। लेकिन आप यहां पे एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये अपने आप में पार्शियल मॉडल लगा दी। तो मैंने कहा था कि मॉडल वर्ब भले ही चाहे पार्शियल हो, चाहे सेमी हो, चाहे कोई से भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मॉडल वर्ब है तो उसके बाद जो मेन वर्ब आप यूज करेंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में ही होनी चाहिए। तो आप यहां पे नोटिस करो, क्या ये दे रखी है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल ठीक है, यानी गो दे रखी है तब तो ठीक है। बट लेकिन कई बार एग्जामिनर यहां पे आपको क्या करके देगा, टू गो करके देगा। तो अगर एग्जामिनर ने टू गो करके दे दिया तो ये चीज गलत हो जाएगी। केवल क्या होना चाहिए, गो होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, एकदम बिल्कुल एकदम ये जो चीज दे रखी है वो ठीक है, नो एरर है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो मैंने आपको दो बता दिए, एक तो शुड बेटर बता दिया और एक हैड बेटर बता दिया। अब आ जाओ इनकी बात करते हैं। देखो वुड रैदर के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे वुड रैदर है, वुड रैदर की खास बात ये होती है, ये क्या करता है, किसी की प्रेफरेंस को बताने की कोशिश करता है ये कि भाई इसकी बजाय ये ना कर लें या ऐसा काम कर लें। तो ये प्रेफरेंस बताने के लिए आता है कि मैं ये नहीं ये करना चाहता हूं। तो प्रेफरेंस बताने के लिए जो आप एक तरीके से पार्शियल मॉडल यूज करते हैं वो होती है वुड रैदर। तो जैसे मैंने यहां पे आप नोटिस करो, कह रहा है आई वुड रैदर गो देन स्टे हेयर। तो इसमें मैंने ये बोल दिया यहां रुकने की बजाय मैं यहां से चला ना जाऊं। तो यहां पर मेरे पास दो प्रेफरेंसेस मौजूद थी, एक तो यहां पे रुकना और एक चले जाना। तो मैंने अपनी प्रेफरेंस बता दी कि इससे यहां रुकने से अच्छा है कि मैं यहां से चला ना जाऊं। तो उसको बताने के लिए हमने जो मॉडल वर्ब यूज की है वो वुड रैदर यूज की है, जो कि अपने आप में एक पार्शियल मॉडल है। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आई वुड रैदर और फिर मेरे भाई क्या करता है, कई बार यहां मेरे भाई गो को तो ठीक लिखा रहने देता है, कई बार यहां पर टू स्टे करके दे देता है, टू स्टे।
तो अगर ऐसा कर दिया तब भी गलत हो जाएगा। बट कई बार क्या करता है कि वुड रैदर के पास में भी गड़बड़ करके दे देता है, यहां ठीक दे देता है, यहां गड़बड़ कर देता है। तो आपको बस याद रखना है कि भाई अल्टीमेटली ये दोनों वर्ब जुड़ी हुई तो वुड रैदर से ही है। तो इसी वजह से चाहे भले ही मेरे भाई वो कहीं पे कुछ भी करे, हमें ये बात याद रखना है कि मॉडल वर्ब अगर आई है तो भाई उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। तो हमें सीधे बोलना होगा आई वुड रेदर गो देन स्टे हेयर, यानी यहां रुकने की बजाय मैं यहां से चला ना जाऊं, वो वाली बात। तो यहां पे किसी व्यक्ति की हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस बता रहे हैं कि वो यहां रुकने की बजाय जाना चाह रहा है भाई, तो उसकी प्रेफरेंस बता रहे हैं यहां पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ये सारी की सारी, जैसे मैंने हैड बेटर शुड बेटर भी बताया, ऐसे ही अगर हम वुड सूनर की बात करें तो वुड सूनर भी होता है, और ये भी मेरे भाई किसी की प्रेफरेंस वगैरह को ही बताने के लिए आता है, ठीक है। हालांकि ये जो होता है वो आपने का टाइम के सेंस में ज़्यादा यूज होता है वुड सूनर, बट लेकिन ये भी आपका पार्शियल मॉडल है और इसके साथ में भी यही चीज़ होती है। ये भी एक तरीके से किसी व्यक्ति की चॉइस वगैरह को ही बताने के लिए आता है। सिंपल है ना। चलो भाई, तो बस आपको जितनी चीज़ें जाननी थी मॉडल वर्ब में रिलेटेड मैं सारी आपको बता चुका हूं, और मोस्ट ऑफ दी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। बस इतनी चीज़ें आप तैयार रखिए। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन कभी भी मॉडल वर्ब का पूछेगा तो वो आपका इसी से बन जाएगा, इसी में से चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये वन शॉट लेक्चर पसंद आया होगा मॉडल वर्ब का। बाकी इसी प्रकार से मैं प्रेपोजिशन का भी लेक्चर सेट करूंगा, और ऐसे ही आपको छोटे छोटे चैप्टर हैं आगे की, तो ऐसे ही लेक्चर आपको मिलेंगे वन शॉट वाले, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी उनसे। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए।